हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? माय नेम इज सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? WBC। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, तो सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, लाइक कर लें, शेयर भी कर दें। तो सीधे सीधे टॉपिक से बात करते हैं। ये टॉपिक क्या है? WBC। व्हाइट ब्लड कार्बसेल्स इसे कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम और भी है, ल्यूकोसाइट्स भी इसे कहा जाता है। अब WBC को श्वेत रुद्राणु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसी वजह से इसे श्वेत रुद्राणु भी कहा जाता है। इसकी संख्या ह्यूमन बींग्स के अंदर कितनी होती है? एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर अगर इसकी संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है? 5000 से लेकर के 9000 तक इसकी संख्या पाई जाती है। होता क्या है, कभी कभी पैथोजेनिक या हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, रोगजनक कारक प्रवेश कर जाते हैं, तो WBC की संख्या घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है। यदि WBC की संख्या घट जाती है तो ल्यूकोपीनिया रोग होता है। अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में ल्यूकेमिया रोग होता है। यह ल्यूकोपीनिया क्या है? विशेष बात, ल्यूकोपीनिया में क्या होता है? WBC की संख्या घट जाती है। इसका जिम्मेदार कौन होता है? तो नोट कर लीजिए कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, इसका जिम्मेदार कौन होता है? फॉलिक एसिड होता है और विटामिन के होती है। कंडीशन क्या हो जाती है? कंडीशन ये हो जाती है, गंभीर रोग हो जाते हैं। क्या गंभीर रोग हो सकते हैं? इसके माध्यम से हेपेटाइटिस भी हो सकता है, कैंसर तक हो जाता है, इतना गंभीर रोग हो जाता है। सिर में दर्द होता है, हर समय फीवर आता है, कमजोरी आती है, थकान महसूस करते हैं। ये इसके कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, इसके माध्यम से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट, ल्यूकोमिया। यदि WBC की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकोमिया रोग हो जाता है। ल्यूकोमिया रोग ये क्या है? WBC की संख्या बढ़ने से ल्यूकोमिया रोग हो जाता है, अर्थात ब्लड कैंसर हो जाता है। इतना भयानक रोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ल्यूकोमिया रोग होने पर जो बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो डिवीजन होता है, उनका जो विभाजन होता है, वो कैसा हो जाता है? अनियमित रूप से विभाजन हो जाता है, जिससे ब्लड कैंसर हो जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसकी लाइफ स्पॉन कितनी होती है, इसका जीवन काल कितना होता है WBC का? इस WBC का जो जीवन काल होता है, चाहे आपने कितनी ही बुक्स पढ़ी हो, चाहे 20 आप बुक्स पढ़ें, चाहे 50 आप बुक्स पढ़ें, चाहे नेट पर आप देखें, तो WBC का जो जीवन काल दिया हुआ है वो एक डेफिनेट नहीं है, एक एक्चुअल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ कणिकाएं इसकी 8 से 10 घंटे तक जीवित रहती हैं, कुछ कणिकाएं इसकी 10 से 12 दिन तक जीवित रहती हैं, कुछ कणिकाएं इसकी 1 महीने तक जीवित रहती हैं, कुछ कणिकाएं इसकी लगभग 1 साल तक जीवित बनी रह सकती हैं। तो कंडीशन क्या है? इन सभी का एक एवरेज निकाला गया, इन सभी का एक औसत निकाला गया, तो उस औसत के आधार पर जो WBC होती है उसकी लाइफ स्पॉन कितनी होती है, उसका जीवन काल कितना होता है? 13 से 20 दिन तक होता है। नोट कर लीजिए कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, इसका जो जीवन काल होता है वो 13 से 20 दिन तक का होता है। ओके, इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? TLC और DLC क्या है? कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स नोट करें, TLC और DLC। TLC और DLC क्या है? TLC किसे कहते हैं? टोटल ल्यूकोसाइट सेल्स, यानी WBC की टोटल संख्या को काउंट करना ही TLC कहलाता है। और DLC किसे कहते हैं? डिफरेंशिएट, यानी विभिन्न ल्यूकोसाइट कार्बसेल्स, यानी WBC की जितनी भी ये कणिकाएं हैं उन सबको अलग अलग काउंट करना DLC कहलाता है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसे भी नोट कर सकते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट कार्बसेल्स, डिफरेंस ल्यूकोसाइट कार्बसेल्स। यहां पर WBC की कुल संख्या को काउंट किया जाता है, यहां पर WBC के अंदर जितनी भी ये कणिकाएं होती हैं सभी को अलग अलग काउंट किया जाता है, उसे DLC कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं इसका जो शेप होता है कैसा होता है? WBC का जो शेप होता है कैसा होता है? अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड का मीन्स क्या होता है? अमीबॉइड का मीन्स होता है कि अमीबा के समान इसका आकार होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, अनियमित होता है। इसका आकार कोई डेफिनेट नहीं होता है कि किस तरीके का इसका आकार होगा। उसी तरीके से जो WBC होती हैं उनका भी आकार निश्चित नहीं होता है, अनियमित होता है। अगर हम इसे ब्लड के अंदर देखते हैं,
अगर हम इसे ब्लड के अंदर देखते हैं तो किस तरीके से ये हमें दिखाई देती हैं कणिकाएं, दो रूपों में दिखाई देती हैं, दो कैटेगरी में दिखाई देती हैं। कुछ कणिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ऐसी कणिकाओं के लिए क्या कहा जाता है? ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और जो ऐसी कणिकाएं होती हैं जिसके अंदर कण नहीं पाए जाते हैं, कुछ ऐसी कणिकाएं होती हैं जिसके अंदर कण नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। कणिका विहीन कहा जाता है, इन्हें कणिकामयी कहा जाता है, इन्हें कणिका विहीन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं ये WBC की 75% होती हैं, 75% WBC की ये कणिकाएं पाई जाती हैं। ये कणिकाओं की विशेषता क्या होती है? इन कणिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मींस क्या होता है? तो ध्यान दीजिए कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, पॉलीमॉर्फिक का मींस होता है जो इसका केंद्रक होता है वो बहुरूपी होता है, कैसा भी उसका रूप हो सकता है। उसके अंदर जो पॉलीयुक्त संरचनाएं होती है कितनी भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती हैं। इसलिए क्या बताया जाता है? जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पॉलीमॉर्फिक होता है। ओके, अब ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? एसिडोफिल्स। इसका एसिडोफिल्स का एक दूसरा नाम है इस्नोफिल्स भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्नोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स अथवा हेट्रोफिल्स। ये जो एसिडोफिल्स होती हैं जिसे इस्नोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये जो एसिडोफिल्स हैं इसे इस्नोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये WBC की 2 से 3% तक पाई जाती है। इसका जो केंद्रक होता है बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है। देख रहे हैं आप, दिस न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस द्विपालित है, सिंगल पाली इधर है, सिंगल पाली इधर है, तो इसका जो केंद्रक होता है द्विपालित होता है। इसका नाम इस्नोफिल्स क्यों है? इसका नाम इस्नोफिल्स क्यों है? क्योंकि ये इयोसिन से इसे अभिरंजित किया जाता है, इसे इयोसिन से अभिरंजित किया जाता है, इसीलिए इसे इस्नोफिल्स के नाम से जाना जाता है। और विशेषता है, यदि बॉडी के अंदर कोई ऐसा पैरासाइट प्रवेश कर जाता है, कोई ऐसा परजीवी प्रवेश कर जाता है जिससे इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, यदि इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में इस्नोफिलिया रोग हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, यदि इस्नोफिल्स की संख्या बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में इस्नोफिलिया रोग हो जाता है शरीर के अंदर। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की संख्या WBC में अगर काउंट करते हैं 0.2 से लेकर के 2% तक होती है। इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? एस शेप्ड होता है। इसका आकार कैसा है? एक एस के समान इसका आकार है, इस तरीके से इसका जो केंद्रक होता है एस के समान होता है। ओके, तो अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी बहुरूपी होता है, यानी कई इसमें पॉलियां पाई जाती है, 1 पॉली, 2 पॉली, 3 पॉली, 4 पॉली, 5 पॉली, यानी कई पॉलियां पाई जाती हैं। इस तरीके से जो न्यूट्रोफिल्स की कणिकाएं होती हैं, यहां पर ये न्यूट्रोफिल्स की जो कणिकाएं हैं एंड एसिनोफिल्स की या एसिडोफिल्स की कणिकाएं हैं, ये कैसा काम करती हैं? ये कणिकाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जो न्यूट्रोफिल्स की कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या WBC के अंदर सबसे ज्यादा होती है, 65% से लेकर के 70% तक पाई जाती हैं। ये कणिकाएं फैगोसाइट के समान काम करती हैं। इसमें एक कणिका और भी है जिसे मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो तीन कणिकाएं होती हैं WBC के अंदर, ये तीनों प्रकार की कणिकाएं फैगोसाइट के समान काम करती हैं। फैगोसाइट का मीन्स क्या होता है? बच्चाणु कोशिकाएं। ये जिस तरीके से अमीबा के अंदर आपने देखा होगा, जो अमीबा होता है उसके अंदर क्या बनता है? उसके अंदर स्यूडोपोडिया बनते हैं, पादाप बनते हैं, फाल्सपीड बनते हैं, पादाप बनते हैं। उन पादापों की सहायता से सेम उसी तरीके से इस मोनोसाइट्स के अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर और एसिडोफिल्स या इस्नोफिल्स के अंदर क्या बनते हैं? अमीबा के समान पादाप बनते हैं, पैर बनते हैं। उन्हीं के आधार पर जैसे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर जाते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर जाते हैं, उन्हीं पादापों के माध्यम से कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनका ये भक्षण कर लेते हैं, उन्हें ये नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अर्थात कह सकते हैं ये स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं, एक अपमार्जक की तरह काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट होती है, सुरक्षा होती है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं
और जो एसिनोफिल्स होती हैं इन्हें भक्षाणु कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं इसका एक दूसरा नाम और भी है, नोट कर लीजिए कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाता है, इसे सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, सोल्जर सेल्स भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकांश मात्रा में बैक्टीरिया वायरस का ये भक्षण करती हैं। जिस प्रोसेस के माध्यम से बैक्टीरिया वायरस का भक्षण किया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो प्रोसेस फाइगोसाइटोसिस कहलाती है, फाइगोसाइटोसिस कहलाती है। जिस प्रोसेस के माध्यम से बैक्टीरिया वायरस को नष्ट किया जाता है वो प्रोसेस फाइगोसाइटोसिस कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं जो एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो लिम्फोसाइट्स होती हैं, दूसरी मोनोसाइट्स होती हैं। तो लिम्फोसाइट की जो कणिकाएं होती हैं WBC की 20 से 25% होती हैं और जो मोनोसाइट्स होती हैं वो 3.8% पाई जाती हैं, WBC की होती हैं। अब जो लिम्फोसाइट का जो केंद्रक होता है वो अधिकांश कैसा होता है, अंडाकार के रूप में पाया जाता है। लिम्फोसाइट की कणिकाएं, एक साइंटिस्ट था फेरिंग, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फेरिंग ने क्या बताया था, फेरिंग ने क्या दर्शाया था, फेरिंग ने ये बताया था, ये नोट कर लीजिए कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, फेरिंग ने सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट सेल के बारे में बताया था। क्या बताया था इसके विषय में, 1891 में उन्होंने ये दर्शाया था कि जैसे ही बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस प्रवेश कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो लिम्फोसाइट की कणिकाएं होती हैं ये विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। उस एंटीबॉडीज के माध्यम से हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट होती है, सुरक्षा होती है। ये किसने बताया था, फेरिंग ने बताया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1901 में, 1901 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। लिम्फोसाइट की कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं। ये आकार में सबसे छोटी होती हैं, ये आसानी से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर आसानी से इंटर कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं और हमारे बॉडी की प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा करती हैं। मोनोसाइट्स की बात करते हैं, ये कुल मिलाकर के इनका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, जिस तरीके से घोड़े की नाल होती है उसी तरीके से इसका एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जो मोनोसाइट्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, सुरक्षा करने का काम करती हैं। जैसे बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनके प्रति सुरक्षा करते हैं ये हमारी। अगर हम एक नॉर्मल तौर से WBC की ये कणिकाएं होती हैं, अगर हम एक नॉर्मल तौर पर इसका वर्क देखते हैं, इसका कार्य देखते हैं तो ये क्या करती हैं हम लोगों के शरीर के अंदर WBC, तो कहा जा सकता है WBC की जो कणिकाएं होती हैं जो हमारे बॉडी की प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा करने का काम करती हैं, अर्थात कह सकते हैं एक इम्यूनो सिस्टम का निर्माण करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर जाता है तो जो न्यूट्रोफिल्स की कणिकाएं होती हैं, एसिनोफिल्स की कणिकाएं होती हैं जिसे एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, और जो मोनोसाइट्स की कणिकाएं होती हैं ये भक्षण क्रिया के माध्यम से उन बैक्टीरिया वायरस का भक्षण कर लेती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं, जिससे हमारे बॉडी की सुरक्षा होती है। इसके साथ साथ क्या करती हैं ये कणिकाएं WBC की, अगर एक नॉर्मल तौर पर इसका वर्क देखा जाए तो ये कणिकाएं क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर, यदि हमारे बॉडी के अंदर चोट लग जाती है और ब्लड बहता है तो उसी ब्लड के साथ में ये कणिकाएं बाहर भी आती हैं, उसी ब्लड के साथ में ये कणिकाएं बाहर भी आ जाती हैं, और बाहर आ जाती है तो सुरक्षा किससे करती हैं ये कणिकाएं, हमारी सुरक्षा करती हैं। यदि उस ब्लड के अंदर बैक्टीरिया या वायरस का कोई विष होता है, कोई पॉइजन होता है, तो उसके प्रति ये एंटीटॉक्सिन का निर्माण कर देती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एंटीटॉक्सिन का निर्माण करती हैं, एंटीटॉक्सिन का निर्माण करते हैं। ये एंटीटॉक्सिन क्या करता है, उस बैक्टीरिया वायरस का जो विष होता है, पॉइजन होता है, वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे बॉडी की ये सुरक्षा करने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं ये कणिकाएं, कभी कभी क्या होता है हमारे सुरक्षा तंत्र वीक पड़ जाता है। जब हमारा सुरक्षा तंत्र वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये कणिकाएं हम लोगों के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है तो इनकी संख्या, हावी का मीन्स यह है इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी संख्या घट जाती है। जब हमारे बॉडी के अंदर रोगजनक कारक प्रवेश कर जाते हैं तो इनकी संख्या घटती है और बढ़ती है। अधिकांश मात्रा में इनकी संख्या घटती है और बढ़ती है तो दोनों कंडीशन में कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारे बॉडी की अधिकांश मात्रा में प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं, सुरक्षा करने का वर्क करती हैं। अगर हम इन कणिकाओं की कंपेयर, अगर इसका रेशियो हम RBC से निकालते हैं,
आरबीसी से अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं कि आरबीसी की संख्या और डब्ल्यूबीसी की संख्या में कितना रेशियो आता है, कितना अनुपात आता है निकल के, अगर उसके अनुपात की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात आएगा वो कितना लगभग आ जाएगा, 600:1, ये इसका अनुपात आएगा। आरबीसी, कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो लगभग कितना आता है निकल करके, 601 तक इसका अनुपात आ जाता है निकल के। ओके, तो जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। थैंक यू।